अगर आपने इस सीरीज के पहले पार्ट्स या एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तभी इस एपिसोड का फुल मजा समझ आएगा। और अगर आप पहले के एपिसोड्स ऑलरेडी देख चुके हो, तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करो। लाइक एम कमेंट बॉक्स में पिन है। सुन वू सोच रहा था कि नॉर्थ कोरियन सर्वर से कोई खबर नहीं आई और शायद किसी तरह वहाँ सब जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे उन्हें ट्रेडर्स की तरह भगा दिया गया। इसलिए वो एक यूनाइटेड ग्रुप की तरह जवाब नहीं दे पाए। जिस रेड बॉस मॉन्स्टर को नज़रअंदाज कर दिया गया था वो धीरे धीरे एक वॉरलॉर्ड मॉन्स्टर बन गया और इसी तरह एक मॉन्स्टर किंग का जन्म हुआ। किंग कहता है कि अब वो बींग्स यहाँ नीचे आ रहे हैं अपने साथ मॉन्स्टर्स की पूरी स्वॉर्म लेकर। मिस्टर ली कहता है कि वो बिल्कुल सही है और सन वू सोचता है कि ये सबसे बुरा आउटकम है। नॉर्थ कोरियन सर्वर के प्लेयर्स के पास मॉन्स्टर्स से निपटने की ताकत नहीं थी और बीस्टमैन के पास उन्हें खत्म करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स को रोकना तो सिर्फ प्लेयर्स की क्वेस्ट थी। मिस्टर ली बताता है कि मॉन्स्टर्स लगातार इवॉल्व होते रहे और आखिर में पूरे सर्वर को एक बैड एंडिंग मैसेज मिला। अब नॉर्थ एक ऐसा हेल बन चुका है जिस पर मॉन्स्टर्स राज करते हैं और उन रूलर्स में से एक है काइसोंग सिटी का लिच। सुन वो पूछता है कि क्या सिर्फ एक ही लिच है और मिस्टर ली जवाब देता है कि हाँ, लिच सिर्फ एक ही, लेकिन वो हजारों ऑनबीइंग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है। सुन वो सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स में से ज़्यादातर लो लेवल होंगे, लेकिन उनका स्केल इतना बड़ा है कि उसके लिए भी मुश्किल हो सकता है और लिच को किंग का टाइटल मिलने के बाद जरूर बहुत बेनिफिट्स मिले होंगे। मिस्टर ली आगे समझाता है कि बचे हुए प्लेयर्स ने सर्वाइव करने के लिए मॉन्स्टर्स की सेवा शुरू कर दी। खासकर लीच ने मेज क्लास प्लेयर्स को एक्सेप्ट किया और उनकी जॉब क्लास बदलकर प्रीस्ट ऑफ डेथ कर दी। जिस प्रोफेसी स्टोन को उसने पहले छुआ था उसमें भी उसे ऐसा ही एक सीन दिखाई दिया था जहां वो खुद लिश का ब्लड किन बन गया था। सन वो मिस्टर ली से काइसोंग सिटी में लिश की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है और मिस्टर ली बताता है कि कोंग में एक जगह है जिसे टेम्पल कहा जाता है। वहीं पर वो हेनस लिच और उसके प्रीस्ट्स ऑफ डेथ इकट्ठा रहते हैं। वो जगह बेहद भयानक है, इसलिए वो किसी को भी वहां जाने की सलाह नहीं देता। सुन वू बस इतना कहता है कि ये जगह तो उसके लिए काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ दिनों बाद काइसोंग सिटी के साउथ में स्थित टेम्पल में कुछ प्रीस्ट्स ऑफ डेथ एक कॉफिन के आसपास इकट्ठा है। अचानक उनमें से एक प्रीस्ट शॉक में आ जाता है और चीफ प्रीस्ट को बताता है कि साउथ ईस्ट में मौजूद उसके ज़ॉम्बी ग्रुप से कनेक्शन टूट गया है। लगता है किसी ने उन पर हमला किया है। चीफ उन्हें क्रू भेजकर पता लगाने को कहता है कि क्या वो वही प्लेयर्स हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहे, एक और प्रीस्ट बताता है कि उसका ज़ॉम्बी ग्रुप भी कनेक्शन खो चुका है। चीफ क्रो प्रीस्ट से पूछता है कि क्या उसे कुछ दिखाई दे रहा है और क्रो प्रीस्ट कहता है कि अभी कुछ साफ नहीं दिख रहा, इसलिए वो अपने क्रो को और आगे भेजेगा। कुछ समय बाद उन्हें लगभग 20 किलोमीटर दूर एक आदमी दिखाई देता है जो टेम्पल की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें लगता है कि शायद यही इस सब के पीछे है। चीफ प्रीस्ट आदेश देता है कि एक ज़ॉम्बी यूनिट भेजो और उसे भी उनकी तरह बना दो, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। वो इस समय अनडेड गोलेम बना रहा है। कुछ देर बाद क्रो प्रीस्ट एक मैजिकल ग्लोब लेकर चीफ के पास आता है और उसे कुछ अहम दिखाते हैं। जो ज़ॉम्बीज इंट्रूडर पर हमला करने गए थे वो अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। चीफ कहता है कि वो खुद करीब से देखना चाहता है, लेकिन क्रो प्रीस्ट बताता है कि अगर क्रो को और पास भेजा गया तो बिविचमेंट खत्म हो सकता है या क्रो उसी इंट्रूडर के हाथों मारा जाएगा। चीफ कहता है उसे भूल जाओ, शायद ये किसी आइटम एबिलिटी का असर है। अगर वो थोड़ा और करीब आया तो वो कॉप्स एक्सप्लोजन इस्तेमाल करके उसे उड़ा देंगे। चीफ एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है कि अगर वो बेखौफ होकर उनकी जमीन में घुसा तो उसे असली हेल का अनुभव होगा। कुछ समय बाद इंट्रूडर उनके लगाए कॉप्स एक्सप्लोजन्स के संपर्क में आता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। चीफ पूछता है क्या वो मर गया, लेकिन क्रो प्रीस्ट कहता है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कॉप्सेस उसके कदम रखने से पहले ही एक्सप्लोड हो गए थे। चीफ गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके किसी बेवकूफ़ सबऑर्डिनेट ने गलत समय पर कॉप्सेस उड़ा दिए। फिर वो शांत होता है और याद करता है कि उनके पास पॉइजन गैस भी है और आदेश देता है कि जैसे ही इंट्रूडर टेम्पल के अंदर आए उस पर स्प्रे कर दिया जाए। जैसे ही इंट्रूडर टेम्पल के अंदर आगे बढ़ता है उसके पास कुछ जार्स फेंके जाते हैं। इन जार्स में ब्रेथ ऑफ द अबिस भरा हुआ है जिसे प्रीस्ट्स ने सीक्रेटली इन्वेंट किया था। पूरा कमरा ब्रेथ ऑफ द अबिस से भर जाता है और चीफ कहता है कि अब उसका शरीर सड़कर मुड़ जाएगा, लेकिन उल्टा इंट्रूडर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। चीफ समझ जाता है कि ये ऐसा आदमी नहीं है जिसे वो अपने संभाल सकें, इसलिए वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि उस चीज़ को जगा दो। उसके अंडरलिंग्स डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या डेथ को जगाना सही होगा। अगर वो अपनी नींद से जाग गया तो शायद मौत उन पर भी आ सकती है।
चीफ गुस्से में कहता है कि अभी उसे जगह दो, वरना अगर उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया तो और बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जैसे ही कॉफिन में बहुत सारा नेगेटिव मना भर दिया जाता है, उसका ढक्कन उठ जाता है और उसमें से काली आग और एक काला आवरा बाहर निकलता है। लिच कहता है कि वही डेथ इनकर्नेट है और पूछता है कि इतनी रात को उसे जगाने की हिम्मत किसने की। सारे प्रीस्ट तुरंत घुटनों के बल गिरकर माफी मांगते हैं और लीच कहता है कि अगर बात कोई बड़ी नहीं हुई तो वो सबको अपने गोलेम का हिस्सा बना देगा। उसी समय पास में एक और जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और उसमें से एक बफ्ड अप सनवो बिल्कुल बिना चोट के बाहर निकल आता है। चीफ लिच से कहता है कि यही वो इंट्रूडर है जिससे वो डर रहे और उससे विनती करता है कि उस मौत दे दे, लेकिन अचानक लिच के चेहरे पर डर का भाव आ जाता है। उसी समय रिपोर्टर एक नॉर्थ कोरियन सर्वर से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है और लगभग 30-40 व्यूअर्स इसे देख रहे हैं। वो उन्हें नोट कर 3 सर्वर की मौजूदा हालत दिखाती है जहां दूर दूर तक सिर्फ एंडलेस ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो व्यूअर से पूछती है कि क्या ये नॉर्थ कोरियन सर्वर से आने वाली पहली डिजास्टर हो सकती है और फिर अपने क्रू को और अंदर जाकर जांच करने का आदेश देती है। कुछ मिनट बाद वो एक और सिटी में पहुंचते हैं जहां गॉब्लिन्स और ऑर्क्स की भारी संख्या मौजूद है और आगे देखने पर ट्रोल्स की एक ट्राइब भी मिलती है। रिपोर्टर अन व्यूअर्स से कहती है कि फिलहाल वो इतना ही ब्रॉडकास्ट कर सकती है, लेकिन उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है कि जल्द ही वार शुरू होने वाली है। आयरन शील्ड नाम का एक प्लेयर 1000 गोल्ड कॉइन्स डोनेट करता है और रिपोर्टर आन उसका धन्यवाद करते हुए कहती है कि साउथ कोरियन सर्वर गिर भी गया तो भी वो रिपोर्ट करती रहेगी। एक व्यूअर इस क्रूशल समय पर मेन स्ट्रीम को रोकने के लिए उस पर गुस्सा हो जाता है और पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब उस नेक्रोमेंसर की वजह से हुआ है और वो कोरियन सर्वर से नेक्रोमेंसर को बैन करने की मांग करते हैं। वो फोरम पर स्टेटमेंट डालते हैं कि नेक्रोमेंसर को वर्ल्ड ट्री काट देना चाहिए, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे वो अकेले संभाल सके। पूरा कोरियन सर्वर एक भयानक मैसेकर में बदल जाएगा। वो कहते हैं कि नेक्रोमेंसर को स्टबर्न नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड ट्री को काटकर मेन स्ट्रीम क्वेस्ट फॉलो करना चाहिए और इस सब का अंत करना चाहिए। वो ये भी सलाह देते हैं कि ट्री काटते समय ब्रॉडकास्ट करे। उस पोस्ट पर कुल 13 कमेंट्स आते हैं जिनमें ज़्यादातर नेगेटिव हैं और पोस्ट से सहमत हैं, लेकिन किम काउल नाम का कोई उन्हें चुप रहने को कहता है और कहता है कि वो सब नूब्स हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्रोमेंसर का उसकी क्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं, ये सिस्टम ने बनाया है। ये कमेंट असल में ग्रिफिन राइडर ली होती है जो आगे कहती है कि वो सब कमज़ोर और बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते और कोने में बैठे रहते हैं और ऐसे समय में हंगामा करते हैं। वो सोचती है कि उनका लोकेशन ढूंढकर खुद उन्हें कुचल दे ताकि ओवरवेलमिंग पावर से इस कैओटिक दुनिया में ऑर्डर लाया जा सके। लेकिन स्पीरमैन कोंगू उसे कहता है कि इसे सीरियसली मत लो, उन्हें बस रोते हुए छोटे बच्चों की तरह समझो। वो आगे कहता है कि अगर वो सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसी नेगेटिव ओपिनियंस कभी नॉर्म नहीं बनेंगी, लोग खुद ही उनका साथ देने लगेंगे। हंटर कंपनी का लीडर कम्युनिटी फोरम पर पोस्ट करता है कि वो वर्ल्ड ट्री फैक्शन को सपोर्ट करते हैं और इस वार में हिस्सा लेंगे। वो टेम्पररली अपना सारा बिजनेस रोककर कोरियन सर्वर की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाएंगे। वार से मिलने वाला लूट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। हंटर कंपनी का लीडर ये भी कहता है कि शायद नेक्रोमेंसर उसकी कंपनी को ऑफिशियली वर्ल्ड ट्री फैक्शन के साथ अलाइन कर दे। इसके बाद हंगिल्ड भी पोस्ट करता है कि वो भी इस वार में शामिल होंगे। वो ज़्यादा ट्रूप्स नहीं दे सकते क्योंकि जापान कोरिया वॉर में हुए नुकसान से अभी भी उबर रहे हैं, लेकिन वो इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं, इसलिए 500 ट्रूप्स डिस्पैच करेंगे। हंगिल्ड जिम्मेदारी के साथ लड़ेगा और नया हंगिल्ड लीडर कहता है कि अब समय आ गया है कि नेक्रोमेंसर के एहसान का बदला चुकाया जाए। स्पीरमैन कोंगू कहता है कि ये तो तय है कि द लिबरेशन गिल्ड भी लड़ेगी। हनहो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कोरियन सर्वर एक अलायंस बना रहा हो। प्रीस्ट्स ऑफ डेथ में से एक चीफ से पूछता है कि अब उनका क्या होगा और चीफ कहता है कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद वो बच जाएं। सू लिच किंग से उसका नाम पूछता है और लिच कहता है कि उसका नाम विक्टर है। सू उससे उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है। विक्टर लिच बताता है कि वो मैक्सिमम 00 लेवल ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है और प्रीस्ट ऑफ डेथ की मदद से हर प्रीस्ट के लिए 50 और ज़ॉम्बीज़ जोड़ सकता है। डेथ नाइट सू से कहता है कि ये एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है, वो ड्रैगन ब्लेड से इसका सिर काट देगा ताकि ड्रैगन एक हैचिंग क्वेस्ट तुरंत पूरा हो जाए। लेकिन सू से फिलहाल रुकने को कहता है क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी समय सू सोच रहा होता है कि ये सही मौका है कुछ अच्छी जानकारी हासिल करने का। सू पूछता है कि क्या मॉन्स्टर किंग ही सबसे ऊंचा रैंक है या उससे ऊपर भी कोई है जिनके पास मॉन्स्टर किंग टाइटल है। विक्टर लिच कहता है कि किंग्स एक और भी ऊंचे स्तर के बीइंग की सेवा करते हैं और जिनके पास किंग का टाइटल है उनमें सबसे ताकतवर को एम्परर कहा जाता है। सुन वो सोचता है कि मॉन्स्टर एम्परर नाम ही काफ़ी डरावना लगता है
वो एम्परर के बारे में और डिटेल्स पूछता है। विक्टर बताता है कि वो उन मॉन्स्टर्स में सबसे ताकतवर है जिन्होंने किंग का टाइटल हासिल किया है और सर्वर में सबसे ऊंचा रैंक उसी के पास है। सू कहता है कि पहले तुम उसकी सेवा करते थे, लेकिन अब से तुम मेरी सेवा करोगे। विक्टर तुरंत हाँ कह देता है और कहता है कि डेथ की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी है, जो इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सुन वू लिच विक्टर को अपने ब्लड नॉट के रूप में ले सकता है, क्योंकि वो एक समान प्रकार का उंडेड है और लिच उसके आदेशों का पालन करेगा। सुन वू नीचे उतरता है और सोचता है कि इस बार उसे अच्छा हार्वेस्ट मिला है। फिर वो विक्टर को अपना ब्लड नॉट बना लेता है। इसी बीच कंपनी रास्ते में आगे बढ़ रही होती है। तभी एक सेंट्री अपने कैप्टन को बताता है कि नॉर्थ से ज़ॉम्बीज का एक स्वाम आ रहा है और उनकी संख्या हजारों में है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बीज अभी क्यों आ रहे हैं। प्लेयर्स का मोराल पूरी तरह गिर जाता है। उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर्स की इस सुनामी का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी स्वाम थोड़ा और करीब आता है, सेंट्री बताता है कि ज़ॉम्बीज का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। वो फ्रेंजी में ऑर्क्स पर हमला करने लगे हैं। तो सोल्जर्स आपस में फुसफुसाते हैं कि अगर ज़ॉम्बीज दूसरे मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहे हैं। कैप्टन की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है शायद नेक्रोमेंसर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो तुरंत अपने सबॉर्डिनेट्स को आदेश देती है कि मॉन्स्टर्स पर दूसरी तरफ से हमला करो, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने मॉन्स्टर्स का एक्सिट रूट ब्लॉक कर दिया है। अब वो आसानी से उन्हें घेरकर खत्म कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बीज एक बड़े ट्रॉल को मार गिराते हैं। अब ज़ॉम्बीज और प्लेयर्स आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज अजीब तरह के इशारे करके प्लेयर्स को चीयर करने लगते हैं। कैप्टन कहती है कि नेक्रोमेंसर के समन्स होने के बावजूद वो थोड़े फनी लग रहे हैं। उसी समय सुनू उड़ते हुए आता है और कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, उन्हें फोर्ट्रेस को रिपेयर करना चाहिए। एक सोल्जर रोने लगता है क्योंकि वो उन्हीं लोगों में से था जो पहले ऑनलाइन उसे गालियां दे रहा था, लेकिन अब जब उसने देखा कि सुंडू ने उनकी मदद की तो उसे शर्म महसूस हो रही है। कैप्टन अपने ट्रूप्स को फोर्ट्रेस रिपेयर करने का आदेश देती है और सुनू से पूछती है कि क्या वो उनके साथ फोर्ट्रेस में रहेगा। सू मना कर देता है और कहता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वो कहता है कि सिर्फ डिफेंस से वार नहीं जीती जा सकती और वो इस मेन स्ट्रीम इवेंट को खत्म कर देगा। इतना कहकर सुनू अपने विवर्न्स की आर्मी के साथ उठ जाता है। विक्टर लिच सू को बताता है कि मॉन्स्टर एम्परर पोंगयांग में है, लेकिन उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। सू पूछता है कि फिर वो उसकी सेवा क्यों करता था। विक्टर बताता है कि उसके बारे में कई रूमर्स हैं। कहा जाता है कि जब वो फील्ड बॉस मॉन्स्टर था तब उसने अपना लेवल बढ़ाने के लिए उन रेड मॉन्स्टर्स को खा लिया था जो अभी भी रेजिस्टेंस कर रहे थे। सुनु सोचता है कि वो शायद अल्फा विवन जैसा कोई बीइंग होगा। अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो बस लगातार बढ़ता ही जाएगा। विक्टर आगे बताता है कि एम्परर पहले एक एल्डर ट्रेक था, लेकिन अब वो एक सलमंडर है और उसकी आग इतनी गर्म है कि पत्थरों को भी पिघला देती है। सू कहता है कि फ्लेम एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर तो ऐसा लगता है जिससे वो आसानी से बातचीत कर सकता है। उसी समय एक मॉन्स्टर क्रेन विवर्न्स के साथ दिखाई देता है जिसे किंग ने भेजा है। किंग कहता है कि हालात उम्मीद से अलग तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं। सुनु ने पहले कहा था कि वो इमिन में अपनी जगह संभाले रखेगा, लेकिन वो अचानक नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका वो की प्लॉट खराब हो जाएगा जिसमें वो क्रिटिकल मोमेंट पर एंट्री लेने वाले थे। उसका टीगर सबऑर्डिनेट कहता है कि वो सिनेरियो को फिर से लिख देगा। जिसुयुन कहती है कि अगर हालात अर्जेंट लग रहे हैं तो क्या उन्हें भी नहीं निकल जाना चाहिए। किंग कहता है कि ये उसकी पहली अपीयरेंस है, इसलिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। हानो भी उससे सहमत होता है और कहता है कि वो भी क्रिटिकल मोमेंट पर आने वाला प्रोटेगनिस्ट बनना चाहता है। जू युन गुस्से में आ जाती है और उन्हें चुप रहने को कहती है और तुरंत चलने के लिए कहती है। किंग और हानहो मजबूरी में मान जाते हैं। तिगर जूयोन को किंग को धमकाते देख काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि उसका पैशन उफान पर है। जूयोन उन्हें जल्दी करने को कहती है, वरना उन्हें वहां तक सवारी करके जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुनु पोंगयांग के आउटस्कर्ट्स पर पहुंच चुका है, जहां कुछ हाई लेवल मॉन्स्टर्स उसका स्वागत करते हैं। डेथ नाइट और एक विवन तुरंत उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। विक्टर लिक्सू के मिनियंस को एक्शन में देखकर बेहद खुश हो जाता है और उसकी लगातार तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि उसके लो लेवल ज़ॉम्बीज इनके सामने कुछ भी नहीं है। सू उससे चुप रहने को कहता है। विक्टर कहता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो रियर अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन सू कहता है कि हर चीज़ के लिए एक प्लान है। विक्टर उत्साह में उछल पड़ा है कि अब उसका मास्टर क्या करने वाला है। उसी समय सुनु को एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें बताया जाता है कि विक्टर लिच की एबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई है। अब वो स्मॉल स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकता है।
सुनु सोचता है कि अगर वो और ग्रो होकर मिडिल साइज स्केलेटन्स तक पहुंच गया तो उसके पास एक बहुत पावरफुल आर्मी होगी। बरीस्ट ऑफ डेथ में से एक रिपोर्ट देता है कि लगभग 30 किलोमीटर दूर एक बड़ी आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें डेथ फाइंड से ज़्यादा ट्रूप्स हैं। सुनु सोचता है कि ये जरूर एम्परर के कमांड से चलने वाली यूनिट होगी। वो विक्टर को पकड़कर कहता है कि अभी के लिए वो अलग हो जाएंगे। विक्टर लिच उस 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी का सामना करेगा। असल में उसे बस थोड़ा समय खरीदना है, जबकि सुनु पोंगयांग जाकर सीधे एम्परर पर हमला करेगा। इतना कहकर सुनु उसे नीचे फेंक देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। इसी बीच प्योंगयांग का सेंटर बेहद गर्म हो चुका है। शहर के बीचों बीच एक विशाल फायर पिलर चल रहा है। पास की एक बिल्डिंग में कुछ ह्यूमन गेस्ट ठहरे हुए हैं। एक ऑनवॉय कहता है कि इतनी दूर होने के बावजूद भी उस घटिया लिजर्ड की वजह से यहाँ बहुत गर्मी है। एनवॉय लीडर उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि वो लिजर्ड एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने घिनौने स्वभाव के लिए बदनाम है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो असली एम्परर के इनवॉइस हैं और उनका मिशन है नॉर्थ कोरियन सर्वर के मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करना ताकि फर्स्ट चाइनीज सर्वर के संभावित दुश्मन नेक्रोमेंसर का सामना किया जा सके। तभी बटलर नाम का कोई अंदर आता है और कहता है कि एम्परर अभी तक जागा नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ और घंटे इंतजार करना चाहिए। एक अनवॉय खड़ा होकर कहता है कि वो पहले ही 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी उन्हें सिंसियरिटी नहीं दिखाई जा रही, जबकि नेक्रोमेंसर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। बटलर विनम्रता से उनसे थोड़ा और इंतजार करने को कहता है और बताता है कि साउथ का नेक्रोमांसर यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। चाहे वो उड़कर आए या रेंगकर, वो डीएसएल ट्रूप्स का सामना नहीं कर पाएगा। एनवॉयस हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या कैसे इकट्ठा हुई। बटलर बताता है कि एम्परर सो रहा है, इसलिए शोर से बचने के लिए उन्होंने जनरल को कमांड देकर भेजा था और खबर मिली है कि नेक्रोमांसर को उनकी आर्मी चेस करके साउथ की तरफ भगा रही है। एनवॉय लीडर कहती है कि वो पहले चिंतित थे क्योंकि उन्हें सुनने में आया था कि नेक्रोमेंसर आ रहा है। बटलर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, साउथ कोरियन सर्वर में सिर्फ एक मॉन्स्टर किंग है, जबकि उनके पास 8 हैं और उनमें सबसे ताकतवर खुद एम्परर है। एनवॉय कहता है कि वो थोड़ा और इंतजार करेंगे। बटलर कहता है कि वो उनका मैसेज एम्परर तक पहुंचा देगा, लेकिन अचानक जोरदार अर्थक्वेक आता है। उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखते हैं और देखते हैं कि नेक्रोमांसर बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। सुवू अपना डेमोनिक बम्बार्डमेंट समन करता है और कहता है कि यहाँ तक आने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए एम्परर को बाहर आकर अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। इतना कहकर सुनु डेमोनिक बम्बार्डमेंट का इस्तेमाल फायर पिलर पर करता है और उसे अस्तित्व से मिटा देता है। स्तंभ टूट जाता है और उसका मलबा नीचे जमीन पर गिरने लगता है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी बटलर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक फीमेल प्लेयर कहती है, ये जरूर द नेक्रोमेंसर का काम है। एनवॉइस में से एक कहता है, ये आदमी यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। फीमेल प्लेयर जवाब देती है, अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग उसे खत्म करने का तरीका खोज रहे थे, लेकिन लगता है कि एम्परर ही उसे खत्म करने वाला है, इसलिए फिलहाल हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुनु टूटे हुए टावर के पास नीचे उतरता है। नीचे से कई तेज फायरबॉल्स ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब वह आदमी अभी भी नीचे जिंदा है। सू कहता है, उसके अलावा कोई भी इस गर्मी को सह नहीं सकता। डार्क नाइट भी सहमत होता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर पिघल रहे हैं। सू डार्क नाइट से कहता है, सलामंडर की रक्षा करने के लिए दूसरे मॉन्स्टर्स जल्द ही इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए डार्क नाइट को राइटी के साथ मिलकर उन्हें रोकना होगा। लिजर्ड जैसे मॉन्स्टर्स मलबे पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। डार्क नाइट कहता है, शायद आज ड्रैगन एग के हैच होने के लिए जो बाकी समय बचा है वह पूरा हो जाएगा। इतना कहकर राइटी और डार्क नाइट दोनों मॉन्स्टर्स की लहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नीचे की हीट वेव और भी उग्र होती जा रही थी। कुछ पलों बाद मलबे के बीच से कुछ जोरदार धमाके के साथ बाहर निकलता है। वह एंटिटी असल में फील्ड बॉस मॉन्स्टर सालामंडर था। वह गुस्से में पूछता है, किस हरामी ने मेरे ठिकाने का यह हाल किया। सू जवाब देता है, टावर के अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वेंटिलेशन कर दूं, लेकिन आखिर में यह हाल हो गया। सालामांडर जवाब देता है, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो, मैं बस इस घुसपैठिए को राख में बदल दूंगा और अपनी बेडरूम की फर्श पर छिड़क दूंगा। सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे पड़ोस के किंग के उलट यह अच्छी बात है कि तुम ज़्यादा बातें नहीं करते। इतना कहते ही सू और सालामांडर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ तबिक माउंटेन्स में जू यून और हनहो को किंग के साथ कहीं टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। उनकी मंजिल एक केव निकलती है। जू यून कहती है, मुझे लगा था कि हम बस नॉर्थ कोरिया में टेलीपोर्ट हो रहे हैं। किंग कहता है, मैं इतनी सुविधाजनक मैजिक नहीं कर सकता। यह तीबेक माउंटेन्स के अंदर की केव है, जहां माउंटेन स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा होती है। माउंटेन्स में भी ब्लड वेसल्स जैसी चीजें होती हैं और उनके जरिए हम पहाड़ की सीमा के अंदर कहीं भी तुरंत जा सकते हैं। जू यून कहती है,
यहाँ बहुत अंधेरा है, इसलिए वे अपनी आग जला देती है और पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। हनहो उस फ्लेम को देखकर उत्सुक हो जाता है और पूछता है इसके बारे में। जू यून समझाती है ये फन फायर है, उसे ये टिबेट माउंटेन में एक क्वेस्ट के दौरान मिला था और ये एक एक्सक्लूसिव आइटम है। यह उन स्किल्स को बहुत मजबूत करता है जो की एनर्जी छोड़ती है और यह उसके दूसरे स्किल्स से भी लिंक हो सकता है। हनहो कहता है मतलब तुमने तो सीधा रेयर आइटम उठा लिया। केव के अंदर आगे बढ़ने पर उन्हें एक लेक दिखाई देता है। हनहो उस लेक की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। लेक के आसपास बहुत सारे आइटम्स छिपे हुए थे। किंग कहता है यह उसका ट्रेजर हाउस है और वे लोग अपनी पसंद का एक आइटम चुन सकते हैं। हनहो कहता है अच्छा हुआ सू यहाँ नहीं है, वरना अपनी पसंद का एक आइटम चुन सकते हैं। हनहो कहता है अच्छा हुआ सू यहाँ नहीं है, वरना वे इन सारे आइटम्स के लिए किंग से लड़ पड़ता। किंग एक एक्स ढूंढता है जो उसका कीमती मेन वेपन लगता है। दूसरी तरफ हनहो कुछ चमकदार चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एक दिलचस्प दिखने वाला जार मिलता है। यंगर लायन कहता है कि हनहो ये लिकर नहीं ले सकता। जूयुन पूछती है क्या इस लिकर में इनर कोर है। यंग टाइगर उसकी बात की पुष्टि करता है और कहता है हाँ, ये वही इनर कोर है जो वह लाई थी। किंग कहता है ये आइटम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें अभी भी माउंटेन एनर्जी जमा है और वह लगातार ज्यादा सघन होती जा रही है। यह कहने के बाद किंग जूयुन से कहता है कि वह अपनी पसंद का कोई भी आइटम चुन ले। जूयुन एक लेजेंडरी रैंक सोर्ड उठा लेती है। इस सोर्ड का नाम उल्फ पिटी है और ये एक 100 लेजेंडरी सोर्ड है। हर बार जब प्लेयर एनिमी को काटता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी 1 पॉइंट बढ़ जाती है और ये इफेक्ट 10 बार तक स्टैक हो सकता है। जब मैक्सिमम स्टैक पहुंच जाता है तो सॉन्ग ऑफ द बैटलफील्ड 5 मिनट के लिए लागू हो जाता है। सॉन्ग ऑफ द बैटलफील्ड स्टेटस इफेक्ट्स के खिलाफ इम्यूनिटी देता है और विल्ड करने वाले को किसी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। उसी समय एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि कुछ कंडीशंस पूरी हो गई हैं। 3 कंडीशंस में से एक है वर्ल्ड ट्री का रेसिडेंट होना, दूसरी है लेजेंडरी वाइकिंग सोर्ड होना और तीसरी रिक्वायरमेंट अभी भी अननोन है। जूयुन अपनी इस पिक से काफी लकी हो गई थी। किंग को इसके बारे में कुछ पता था, लेकिन वह उससे कहता है कि उस आगे चलकर खुद सब पता चल जाएगा। हनहो ने एक मेटल शीट हेलमेट उठा लिया ताकि बैटल के दौरान कूल दिख सके। वह कहता है कि यह उसके असुरा फॉर्म के साथ अच्छा लगेगा। किंग उससे कहता है जो करना है करो। अब सब तैयार थे और किंग पाथ ऑफ द माउंटेन रेंज स्किल का इस्तेमाल करता है। ये एक तेज टेलीपोर्टेशन स्किल है जो सिर्फ माउंटेन रेंज के अंदर काम करती है। कुछ ही घंटों में वे नॉर्थ कोरिया के सबसे नजदीकी पहाड़ तक के लिए कीप सपोर्टिंग सिस्टम उन्हें बताता है कि वे डूरू माउंटेन पहुंच चुके हैं। हनहो कहता है ये स्पेल तो बहुत तेज था, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सुनु अकेले ही सारे एनिमीज खत्म कर दे। किंग कहता है मुझे माफ करना, मुझे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन हमें सिर्फ मॉन्स्टर एम्परर की चिंता नहीं करनी है। एक और एंटिटी है जिसे वर्ल्ड ईटर कहा जाता है। जूयुन पूछती है ये वर्ल्ड ईटर क्या है। किंग कहता है ये वही अनआइडेंटिफाइड ट्रांसेंडेंटल बीइंग है जिसे उन्होंने डॉक्टर यू को हराने के बाद देखा था। किंग का मानना है कि अगर इस बार कुछ बड़ा होने वाला है तो वही एंटिटी सामने आएगी। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में सलामंडर ने एक कर्विड सोर्ड सुनु की तरफ फेंका। सुनु समय रहते पीछे कूद गया और तलवार से बच गया। सलामंडर फिर से अपनी तलवार उठा लेता है और गुस्से में कहता है कि वह उसे टुकड़ों में काटकर धीरे धीरे जला देगा। सू और सलामंडर एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। सलामंडर पीछे धकेल दिया जाता है और वे अपनी स्किल फ्लेम नोवा का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुनवू अपनी ग्रिम रिपर सेट से उसे पैरी कर देता है। अब सुनवू फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ सलामंडर भी उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। सनवू उसमें स्पेशल स्किल इस्तेमाल करता है प्रोजेक्टाइल चेन्स। यह स्किल सलामंडर के वेपन को सील कर देती है। सनवू उससे कहता है तैयार हो जाओ, अब बॉक्सिंग का समय है। प्रोजेक्टाइल चेन्स एक हीरोइक रैंक आइटम है। यह तब एक्टिवेट होती है जब ओपोनेंट के वेपन से 5 बार क्लैश हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद यह यूजर और ओपोनेंट दोनों के वेपन को 5 मिनट के लिए सील कर देती है। बिना समय गवाए सू सलामंडर के घुटनों पर जोरदार किक मारता है और फिर सीधा पंच फेंकता है। वह पंच सीधे सलामंडर के चेहरे पर लगता है। सू कहता है तैयार रहो, कुछ समय तक तुम मेरे पंचिंग बैग बनने वाले हो। इसके बाद सू ट्वाइलाइट रेड का इस्तेमाल करके सालामंडर को बांध देता है और ममी बैंडेजेस से उसे जकड़ देता है। अब जब सालामंडर हिल नहीं सकता, सू उसके चेहरे पे लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। सू कहता है बॉस को बांधकर उसकी धुनाई करने का एहसास वाकई कमाल का है। उसी समय सालामंडर समझ जाता है कि उसके सामने कोई साधारण दुश्मन नहीं है। सालामंडर कहता है तुम काफी ताकतवर हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मेरी जमीन या मेरे खजाने? सू जवाब देता है मुझे तुम्हारी हड्डियां चाहिए। सू कहता है मरते समय थोड़ा संभल कर मरना
ताकि हड्डियां खराब न हो। यह सुनकर बंधा हुआ सालामंदर चौंक जाता है। घुसपैठिया उसकी हड्डियां चाटता है। सालामंदर गुस्से में भड़क उठता है। उसकी तेज गर्मी की लहर उन बैंडेजेस को पिघला देती है जो उसे बांधे हुए थी। सू ऊपर देखता है। सालामंडर का शरीर आकार और आकार दोनों में बड़ा होता जा रहा था। सालामंडर सू को चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो फिर से मुट्ठियों से मुझे गिराकर दिखाओ। सू मुस्कुराकर कहता है, अब तो और भी अच्छा होगी। आज सालामंडर समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रहा है। सू कहता है, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। अब मुझे एक विशाल और मजबूत मॉन्स्टर स्केलेटन मिलेगा। सालामंडर कहता है, हकीकत में वापस आ जाओ। अब मैं अपने असली रूप में हूँ। इस रूप में मैं अपनी असली शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपने छोटे शरीर की तरह नहीं। सुन वू अपनी इन्वेंटरी से मिथिक रैंक आइटम बॉन्ग्स हैंड फैन निकलता है। ये आइटम यूजर की मैजिक इम्यूनिटी को 50% बढ़ाता है और वील्ड करने वाले को कुल 10 गोस्ट्स को कंट्रोल करने की क्षमता देता है। हर गोस्ट की परफॉर्मेंस यूजर की डेथ एट्रीब्यूट एफिनिटी पर निर्भर करती है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इसमें गोस्ट को नियंत्रित करने वाला समाया हुआ है। सुन वू बॉन्ग फान को हवा में लहराता है और गोस्ट को समन करता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि वे गोस्ट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसके पास डेथ एट्रीब्यूट के साथ हाईएस्ट लेवल एफिनिटी है। सन वू फिजिकल अटैक से प्रभावित नहीं होगा। वह सभी रैंक्स के वेपन्स कंट्रोल कर सकता है। वह अपने टारगेट पर केओस कर्स डाल सकता है और एक निश्चित लेवल से नीचे के टारगेट्स को पोजेस कर सकता है। सुन वू अपने स्पेक्टर्स भी समन करता है। इससे उसे टीम प्ले के कारण सिनर्जी इफेक्ट मिलता है। यह लेवल 3 सिनर्जी है। ए बीइंग विद नो रियलिटी, ये एक एट्रीब्यूट टाइप सिनर्जी है और इसके लिए यूजर के कंट्रोल में 12 से ज्यादा स्पिरिट टाइप यूनिट्स होना जरूरी है। ये मूवमेंट स्पीड को 3% बढ़ा देता है। अब सुन वो सभी रैंक्स के वेपन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वह अपनी पूरी आर्सेनल इन्वेंटरी से समन कर लेता है। उनमें से एक लेजेंडरी ग्रेट सोर्ड लिवियतन भी है जिसे वह पहले इक्विप नहीं कर सकता था। ये फिजिकल स्ट्रेंथ को 5 पॉइंट्स बढ़ाती है, फायर इम्यूनिटी को 10% बढ़ाती है, फायर डैमेज डी को 10% बढ़ाती है और जमीन पर वार करने से फ्लेम वेव पैदा करती है। इस एबिलिटी का कूलडाउन 1 मिनट है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इसकी असली शक्ति अभी पूरी तरह जागी नहीं है, इसके लिए और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। सो सालामंदर से कहता है, बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस लेजेंडरी सोर्ड के साथ बहुत सारे बोन वेपन्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। सालामंडर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन ये सब बेकार है क्योंकि मेरी आग में सब कुछ पिघल जाएगा। सालामंडर गोस्ट्स पर हमला करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। गोस्ट्स उल्टा सालामंडर पर हमला शुरू कर देते हैं। सालामंडर उनकी स्पिरिचुअल अटैक से काफ़ी परेशान हो जाता है और उन्हें फ्लेम ब्रेथ से जलाकर खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सूखे बोन वेपन्स और गोस्ट्स के हमलों से वह लगातार पिटता जा रहा था। सालामंडर बेहद गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अगर वह उस इंसान को मार दे जिसने गोस्ट्स बनाए हैं तो वे गायब हो जाएंगे। सालामंदर सीधे सू की तरफ दौड़ता है और सुन वू सोचता है कि सालामंदर को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुन वू पहला हमला डॉज कर देता है। सालामंडर फिर दूसरा हमला करता है और उसकी तरफ बड़े पत्थर फेंकता है। सुनू कुछ छोटे पत्थरों से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सालामंडर कहता है, अब अपनी प्रार्थना कर लो। यह कहते हुए वह फ्लेम बर्स्ट स्किल से सुनू पर हमला करता है। सालामंडर सोचता है कि इस हमले के बाद घुसपैठिया जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन सुनू बिल्कुल ठीक था। जब सालामंडर अपना मुंह बंद करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सुनवू उसके मुंह के अंदर खड़ा है। सुनवू कहता है, मुझे इन भयंकर आग के हमलों से कभी डर नहीं लगा। सुनवू सालामंडर से कहता है, अच्छे बच्चे बनो और अपना मुंह खुला रखो क्योंकि अब मैं अपनी डेमोनिक बॉम्बार्डमेंट स्किल इस्तेमाल करने वाला हूँ। डेमोनिक बॉम्बार्डमेंट सालामंडर के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह पिघला देता है। फील्ड बॉस मॉन्स्टर सालामंडर जमीन पर गिर जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि बॉस मॉन्स्टर को मारने पर सनवू को 88 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। एक और नोटिफिकेशन आता है, उसे स्पिरिट प्रेडेटर टाइटल मिला है। इससे उसकी फ्लेम इम्यूनिटी और स्पिरिट डोमिनेशन 20% बढ़ जाती है और स्टेमिना डे पॉइंट्स बढ़ जाती है। सुन वू सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर ग्रेट माउंटेन रेंज के किंग से भी ज्यादा लेवल का था। सुन वू को एक और टाइटल मिलता है, एम्परर स्लेयर। इससे उसके सभी स्टैट्स 3 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और बॉस मॉन्स्टर्स को होने वाला डैमेज 10% बढ़ जाता है। सालामंडर की मौत के साथ सीन समाप्त होता है। मेन स्ट्रीम चैप्टर 4 फॉलन वर्ल्ड का ओवरफ्लो अब समाप्त हो चुका है और एक बड़े अपडेट के बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। अचानक सू को कुछ महसूस होता है। वह अपने स्पेक्टर्स को आदेश देता है कि उस इंसान को ढूंढे जो उस पर नजर रख रहा था। उसे नहीं पता वह कौन है, लेकिन उसके इरादे क्या हैं, यह पता करना जरूरी है। उसी समय सुनू अपने लूट की जांच करने लगता है।
सू को एक एडवांस्ड फायर स्पिरिट स्टोन मिलता है जो उस स्टोन से कहीं बेहतर दिख रहा था, जो उसे पोंग में फायर जाइंट को मारने के बाद मिला था। यह फायर स्पिरिट स्टोन एक लेजेंडरी रैंक क्राफ्टिंग मटेरियल है। ये एक मैजिक स्टोन है जिसमें आग की शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रित होती है। अचानक उसके आसपास की पूरी जमीन कांपने लगती है। सुनु को तुरंत एहसास होता है कि उसने हाल ही में इसी तरह के कंपन महसूस किए थे, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे गहरी जमीन के नीचे से ऊपर उठ रही हो। उसका अंदाजा सही निकलता है और अचानक जमीन फटती है और एक विशाल एंटिटी बाहर निकलती है। ये एंटिटी और कोई नहीं बल्कि 1/8 वर्ल्ड ईटर था। सू को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक अननोन बीइंग उस पर नजर रख रहा है। इस दूसरी दुनिया की सत्ता से निकलने वाले दबाव से वह लगभग दब जाता है और उसके सारे स्टैट्स पिपचात कम हो जाते हैं। सुन वू अच्छी तरह जानता है कि ये ऐसा दुश्मन नहीं है जिससे वह अभी लड़ सके, क्योंकि उसने पहले ही देखा था कि इसने डॉक्टर ऊ को सिर्फ खून के ढेर में बदल दिया था। उसी समय कई नोटिफिकेशंस एक साथ आने लगते हैं जिनमें बताया जाता है कि इलाके में कई डेविल्स पाथवेज खुल चुके हैं। सू यह देखकर स्तब्ध रहता है कि वर्ल्ड ईटर तुरंत इतने डंजन्स खोल सकता है जो पूरे इलाके को तबाह कर सकते हैं। वह अभी इसे रोक नहीं सकता, इसलिए पीछे हटना शुरू कर देता है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि ये एरिया किसी अज्ञात शक्ति के कारण बंद कर दिया गया है। अब सुनो को पूरा यकीन हो जाता है कि वर्ल्ड ईटर यही उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। उसी समय हेल के दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं और हाई रैंक मॉन्स्टर्स सुनामी की तरह बाहर आने लगते हैं। सुनु समझ जाता है कि शायद यही उसकी कब्र बनने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वे उस पर हमला कर पाते, जमीन से अचानक जड़ें निकलने लगती हैं। ये जड़ें मॉन्स्टर्स की पहली लहर को पकड़कर वहीं जकड़ देती हैं। लगता है कि कोई ऊपर से इन रूट्स को नियंत्रित कर रहा है। तभी एक आवाज़ आती है, मैं सोच रहा था कि तुम अकेले ही मज़ेदार काम कर रहे हो, लेकिन सही समय पर एंट्री करना तो मेरी खासियत है। यही किंग था। किंग तो शांति से अकेला रहना चाहता था, लेकिन अगर सुन वू उस चीज़ से लड़ रहा है तो उसे भी थोड़ा प्रयास करना ही पड़ेगा। किंग तेजी से वर्ल्ड ईटर की ओर दौड़ता है और उसे चेतावनी देता है कि अपनी नज़र नीचे रखे। अगले ही पल किंग जोरदार हमला करता है, लेकिन उसे एक डिफेंस बैरियर रोक लेता है। किंग मुस्कुराता है और अपनी मुट्ठी में और ताकत बढ़ता है। फिर वह उस मैजिक बैरियर पर जोरदार वार करता है और बैरियर टुकड़ों में टूट जाता है। वर्ल्ड ईटर किंग के मुक्के से हिल जाता है, मानो घबरा गया हो। सन वू सोचता है शायद यह अभी वही शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इसने डॉक्टर वू पर की थी। उसी समय किंग अपनी पूरी शक्ति के साथ अगला हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका यह पंच इतना शक्तिशाली होता है कि वर्ल्ड ईटर का शरीर चकनाचूर हो जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया की शक्ति ने उस दूसरी दुनिया की सत्ता को इस डिमेंशन से बाहर धकेल दिया है। सुन वू यह देखकर हैरान रह जाता है कि किंग ने वर्ल्ड ईटर को बाहर निकाल दिया, लेकिन डेविल्स पाथवेज अभी भी खुले हुए थे। इसलिए सुन वू तुरंत अपने मिनियंस को बुलाता है ताकि वे मॉन्स्टर्स की लहरों को खत्म कर सकें। हर लो लेवल मॉन्स्टर को मारने पर उन्हें 550 हाई पॉइंट्स कंप्लीट गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। सू अपने मिनियंस को आदेश देता है कि पाथवे के एंट्रेंसेस को सुरक्षित कर लें। इससे पहले कि मॉन्स्टर्स की संख्या विस्फोट की तरह बढ़ जाए, डेविल्स पाथवेज से निकलने वाली वेव्स का लेवल हर बार बढ़ता जाता है। अगर चीफ गेटकीपर्स जैसे मॉन्स्टर्स एक साथ समूह में आ गए तो वह उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए उसे एक क्रम तय करना होगा और मॉन्स्टर्स का सामना लेवल दर लेवल करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि दरवाजे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए यह पता लगाना भी मुश्किल था कि कौन सा मॉन्स्टर किस दरवाजे से निकला है। एक और समस्या थी, सू के पास इतने मिनियंस नहीं थे कि वे सभी डेविल्स गेटवेज को बंद कर सके। तभी जब ऐसा लगने लगा कि उसके मिनियंस दबने लगे हैं, अचानक मॉन्स्टर्स के बीच एक जोरदार धमाका होता है। जो मदद के लिए आए थे वे थे असुरा हनहो और जू यून। ऐसा लग रहा है कि सन वू और उसके मिनियंस को यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंग ने अपने ट्री की कुछ ब्रांचेस डेविल्स पाथवेज में फेंक दी और वो तुरंत बंद हो गए। तभी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि दुनिया की पावर जबरदस्ती डेविल्स पाथवेज को शट डाउन कर रही है। आज अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत पंप्ड था, लेकिन लगता है उसका शाइन करने वाला मोमेंट हाथ से निकल रहा है। सन वू उन ब्रांचेस में से एक को उठाता है और सोचता है कि आखिर वो इतनी आसानी से इस विशियस डेविल्स पाथवे को कैसे बंद कर पाया। किंग उसे बताता है कि ट्री की ब्रांचेस में माउंटेन एनर्जी मौजूद है। अगर किसी के पास गार्डियन का टाइटल हो तो ये एनर्जी गेट के ओपनिंग को बंद करने की एबिलिटी देती है। सन वो उससे पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि सिचुएशन ऐसे टर्न लेगी। किंग जवाब देता है कि उसे कुछ हद तक अंदाजा था। किंग ऑफ द ग्रेट माउंटेन रेंज का टाइटल मिलने के बाद उसने माउंटेन एनर्जी के जरिए एक बीइंग के बारे में जाना जिसे वर्ल्ड ईटर कहा जाता है। ये बीइंग जमीन को खा जाता है। उनका गोल इस लैंड पर मौजूद लिविंग बीइंग्स को अब्जॉर्ब करना लगता है और किंग को पहले से पता था कि वर्ल्ड ईटर उसे पसंद नहीं करता।
इसलिए वो नज़र रखे हुए था कि कब वो अपना सिर बाहर निकालेगा। सन वू उससे वर्ल्ड ईटर की ट्रू आइडेंटिटी पूछता है। किंग कहता है कि आसान शब्दों में वो एक गॉड है, बल्कि दूसरे वर्ल्ड का गॉड। सन वू सोच रहा है कि ये गॉड शायद डेविल्स केव का रूलर होगा, और ये डेविल्स केव वाली चीज़ शायद नंबर 1 रैंकर हन कॉन्ग जॉक से ही जुड़ी हो सकती है। शायद ये गेम 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच होने वाली बैटल्स पर बेस्ड है, जिनमें अर्थ भी शामिल है। किंग कहता है कि आसान शब्दों में ये एक वर्ल्ड का दूसरे वर्ल्ड को खाने की कोशिश जैसा है, या शायद ये सिस्टम द्वारा बनाया गया कोई कार्मिक बॉन्ड है। हो सकता है सिस्टम खुद भी एक समवॉट फेयर मैच चाहता हो, इसलिए उसने रूल्स बनाए हैं ताकि बैलेंस बना रहे, जैसे वर्ल्ड्स एनर्जी, वही चीज़ जो वर्ल्ड ईटर को सीधे इंटरवीन करने से रोक रही है। हनहो और जियो युन इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वो लोग एवोल्यूशन सोसाइटी जैसे ही हैं। इस वर्ल्ड को सबॉर्डिनेट बनाने की उनकी रीजन भी वही होगी, क्योंकि वो खुद अपनी पावर दिखा नहीं सकते, इसलिए उन्हें मल्टीपल पपेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किंग अपनी इनर पॉकेट से कुछ निकालकर सबको दिखाता है। वो एक प्रोफेसी स्टोन निकालता है। बिना समय गंवाए वो उसे एक्टिवेट कर देते हैं। प्रोफेसी स्टोन उन्हें वर्ल्ड के बैड एंडिंग नंबर 2 से कनेक्ट कर देता है। सन वो अचानक स्काई में कहीं दिखाई देता है। वो अर्थ के बिल्कुल बाहर स्पेस में खड़ा होकर उसे देख रहा है। सन वो कहता है कि फॉल के बाद भी सब कुछ लगभग वैसा ही दिखता है, बस जहां लाइट नहीं पहुंचती वो हिस्सा डार्कनेस में बंद है। थोड़ी देर बाद उसे उस डार्कनेस के बॉर्डर पर कुछ दिखाई देता है। वो किसी फेस जैसा है जो अर्थ की तरफ नीचे देख रहा है। कुछ मिनटों बाद मैग्मा जैसी कोई एंटिटी अर्थ की तरफ बढ़ती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि वर्ल्ड ने अपर हैंड खो दिया है और वर्ल्ड ईटर अप्रोच कर रहा है। वर्ल्ड ईटर अर्थ को टुकड़ों में तोड़ रहा है। ह्यूमंस और उनकी सोल समेत सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ एक इटर्नल लैंड बचता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि यही फ्यूचर होगा जब दुनिया में फैली सारी वर्ल्ड्स एनर्जी नष्ट हो जाएगी। एक तेज फ्लैश के साथ सनवू और बाकी लोग प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। सनवू इस इटर्नल एंड की कल्पना से ही डर के मारे कांप रहा है। वो किंग से पूछता है कि इस बैड एंडिंग को कैसे रोका जा सकता है। किंग कहता है कि उन्हें वर्ल्ड ईटर के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा, जैसे वो इस लैंड पर फैली एनर्जी और लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। किंग राइटी की तरफ इशारा करता है। अनडेड, क्या वो डेथ नाम की इन्फेक्शियस डिजीज नहीं फैलाते जो उस एनर्जी के खिलाफ है। एवोल्यूशन सोसाइटी भी डेथ पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन किंग उसे भरोसा दिलाता है कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें रोक दिया। किंग फिर उससे पूछता है कि क्या इस लैंड पर कोई ऐसा पावरफुल बीइंग है जो वर्ल्ड ईटर के खिलाफ है, जो इस जमीन में जड़ जमा चुका है और खुद लैंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सन वो कहता है कि वो वर्ल्ड ट्री ही होगा। किंग कहता है कि बिल्कुल सही, पिछली बार जब उसने चेक किया था तब सन वो उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी डेथ नाइट सन वो को बीच में रोकता है और कहता है कि उसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। ड्रैगन सोर्ड के रिमेनिंग डेज पूरे हो चुके हैं और एग हैच करने की क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है। सन वो ड्रैगन सोर्ड को पकड़ता है और वो पावर से रेडिएट कर रही है। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि सोर्ड का नाम बदलकर डोमिनेटर सोर्ड हो गया है। अब ये एक 2-हैंडेड मिथिक रैंक सोर्ड है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ को 10 पॉइंट से बढ़ाती है और टारगेट की डिफेंस इफेक्ट का 20% इग्नोर करती है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये सोर्ड एक की है जो ड्रैगन को जगाने के काम आती है, और साथ ही एक सिंबल है उस लीश का जो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। सन वू इस सोर्ड का ओनर है और उसके डीड्स के जरिए इस सोर्ड को आगे एक नया नाम भी दिया जाएगा। सन वू उनसे ड्रैगन एग के बारे में पूछता है। ड्रैगन एग अब 47 आवर्स और 59 मिनट्स में हैच होगा। सन वू को समझ नहीं आ रहा कि ड्रैगन हैच होने के बाद वो उसे क्या खिलाएगा। उसने कभी कोई पेट नहीं पाला और वो ड्रैगन नाइट भी नहीं है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं। ग्रिफिन राइडर ली यॉन ने एक ग्रिफिन पाला था, इसलिए शायद वो मदद कर सके, और अगर चीज़ें ठीक नहीं रहीं तो चाइल्ड केयर उसी को सौंप दी जाएगी। सनवू कहता है कि अब स्वान टाउन वापस जाने का समय है। जू युन उससे पूछती है कि उस आदमी के साथ क्या करना है। 3 लोग सन वू और सैलमैंडर की लड़ाई देख रहे थे। उनमें से एक पकड़ा गया है, लेकिन बाकी 2 भाग गए। सनवू कहता है कि उसे अच्छी तरह बांध दो और साथ ले चलो। अर्जेंट काम खत्म करने के बाद वो उससे इंटरोगेशन करेगा। कुछ घंटों बाद वो स्वान वापस पहुंचते हैं। पूरा शहर कंस्ट्रक्शन बूम से गुजर रहा है। स्पीयरमैन क्यांग सू सनवू को बताता है कि गंगू आइलैंड के मिस्टर मुआन का जॉब हाई आर्किटेक्ट है। ये जॉब क्लास ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन की एबिलिटी देता है, इसलिए वॉल्स के डेवलपमेंट में भी उन्हें कोई इशू नहीं होगा। सनवू उससे पूछता है कि दुनिया लगातार बड़ी होती जा रही है, क्या उन्हें और लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पीयरमैन क्यांग सू जवाब देता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सर्वर से जिन छोटे ग्रुप्स के लोगों को सनवू ने बचाया था वो अब यहाँ आकर बस गए हैं। सनवू सोचता है कि अब टाउन चलाने में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उसे अब बस वही करना चाहिए जो वो सबसे अच्छा कर सकता है। वर्ल्ड ट्री हर घंटे के साथ और बड़ा हो रहा है उसकी, और अभी अब पहले से कहीं ज़्यादा एरिया को कवर करने लगी है।
सन वू ड्रैगन एग को वर्ल्ड ट्री के सामने रख देता है। वो सोच रहा है कि अगर ये हैच हो गया तो मिथिक क्वेस्ट ओरिजिन ऑफ द रेस की कंडीशंस में से एक पूरी हो जाएगी। अभी वर्ल्ड ट्री ग्रोथ स्टेज 1 में है और इसकी ग्रोथ 41% तक पहुंच चुकी है। सन वू सोचता है कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि वर्ल्ड ट्री अभी भी सिर्फ ग्रोथ स्टेज 1 में है। उसे ये भी नहीं पता कि इसके कितने स्टेजेस होंगे, लेकिन फाइनल स्टेज तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तब तक वो ड्रैगन को मेंटेन करने पर ध्यान देगा। सन वूली यॉन से ड्रैगन के फूड के बारे में पूछता है। ये सवाल सुनकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जब वो अपने ग्रिफिन को पाल रही थी तब वो उसे कट किया हुआ मॉन्स्टर मीट खिलाती थी, इसलिए वो कहती है कि शायद सन वू भी ड्रैगन के साथ ऐसा ही कर सकता है। वो ये भी बताती है कि पेट के मास्टर को सेटिस्फैक्शन और न्यूट्रिशन स्टेटस जैसे मैसेजेस दिखाई देंगे और पेट्स कभी कभी काफ़ी राउडी भी होते हैं। वो आसपास की चीज़ों को डैमेज भी कर सकते हैं। सन वू इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उसे कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने हर कैटेगरी से स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। मिस्टर मोहन बेबी ड्रैगन के लिए क्रेडल बनाएंगे। मिस्टर मोहन कहता है कि उसने स्टॉर्मी द ग्रिफिन को रेज होते देखा है, इसलिए वो क्रेडल को स्पेशियस और स्टडी बनाएगा। हान की मदर बेबी ड्रैगन के फूड का ध्यान रखेंगी। हान की मॉम कहती हैं कि न्यूबॉर्न का स्टमक वीक होता है, इसलिए वो सॉफ्ट फूड बनाएंगी। और वो हानों को चिढ़ाते हुए कहती हैं कि कम से कम बेबी ड्रैगन को तो वेल बिहेव्ड चाइल्ड बनाकर बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हानों के साथ वो ऐसा नहीं कर पाई। सन वो ड्रैगन एग को बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ देखता है। उसने उसके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, इसलिए वो एग से कहता है कि जल्दी हैच हो जाओ। कुछ दिनों बाद पूरा स्वान टाउन वर्ल्ड ट्री के आसपास इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सब लोग एग हैचिंग का एक्साइटिंग मोमेंट देखना चाहते हैं। टाउन के लोग इसे पास से देखना चाहते हैं, लेकिन स्पीयरमैन क्यांगसू उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। एग हैच होने में अब सिर्फ 1 मिनट और 48 सेकंड्स बचे हैं। हनो कहता है कि ये तो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब डिस्पोजल देखने जैसा लग रहा है। वो मजाक में कहता है कि शायद वो लोग गलती कर रहे हैं और इस एग से कोई एंशिएंट डेविल निकल सकता है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता हो। आखिरकार ड्रैगन एग पर क्रैक्स आने लगते हैं। सन वो उत्साह से उसे देख रहा है। अचानक एक जोरदार बूम के साथ एग एक्सप्लोड हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन बेबी बाहर आता है। एक्सप्लोजन के बाद वो बेबी ड्रैगन पहली बार अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत क्यूट दिख रहा है। टाउन के लोग भी उसे देखकर कहते हैं कि वो बहुत गॉर्जियस है, लेकिन उन्हें तो कुछ स्केरी दिखने की उम्मीद थी। सनवो को ड्रैगन किड के टेम्पर की चिंता हो रही है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से हैच नहीं हुआ बल्कि एग को तोड़कर बाहर आया है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि कोरियन सर्वर में एक नोबल बीइंग का जन्म हुआ है। ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग ने अपने ओनर के जरिए मैजिक सीख लिया है। उनकी रेस में मैजिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, इसलिए इंस्टिंक्टिव एप्लीकेशन के जरिए हायर रैंक हासिल करने की संभावना रहती है। ड्रैगन और भी पावरफुल मैजिक सीख सकता है। ये सुनकर सन वू काफ़ी अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन अपने ओनर का मैजिक सीख सकता है और अब उनकी फैक्शन में 3 विचेस भी मौजूद हैं। हान की मॉम ड्रैगन बेबी के लिए स्पेशल बेबी फॉर्मूला तैयार करती हैं। सन वू ड्रैगन हैचलिंग को उसका पहला मील देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टेम्पर काफ़ी स्ट्रांग है। वो अपनी टेल से उसे दूर फेंक देता है और खाना जाकर हाओ के चेहरे पर गिरता है। हान की मॉम चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि ड्रैगन का टेम्पर काफ़ी तेज़ है और हानो कहता है कि जिस ड्रैगन के उसके जैसा होने की चिंता थी वो सच में आ गया। फिर सन वू उसे स्पेशल कोरियन फ्राइड चिकन देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोरिया में कोई भी इसे नापसंद नहीं कर सकता। ड्रैगन हैचलिंग उसकी स्मेल लेता है और थोड़ा इंटरेस्टेड दिखता है। जू यून कहती है कि शायद ड्रैगन्स को मीट पसंद होता है, लेकिन खाने के बजाय ड्रैगन हैचलिंग उस बेचारे फ्राइड चिकन को ही अपना मिनियन बना देता है। अब सुएन टाउन के सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ड्रैगन हैचलिंग सबसे ज़्यादा सन वू जैसा है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। टाउन के लोग उसे तरह तरह का खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना उसके मिनियंस में बदल जाता है। जियो यून कहती है कि ड्रैगन हैचलिंग ने जिन फूड्स में बोन्स थे उन्हें स्केलेटन्स में बदल दिया। हानो सोच रहा है कि वो डांस कर रहा है या कोई इनकेंटेशन चांट कर रहा है। जियो यून कहती है कि अच्छी बात यह है कि जब वो खेलने से थक जाता है तब वो बेबी फूड खा लेता है। थोड़ी देर बाद हैचलिंग सनवू के पास आता है। सनवू सोचता है कि शायद वो चाहता है कि उसे गोद में उठाया जाए। सनवू ड्रैगन बेबी को उठाता है। वो बिल्कुल पेट कैट की तरह क्यूट लग रहा है। उसका अभी नाम नहीं रखा गया। वो स्टेज 1 ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग है। उसका ओनर सनवू है और उसके स्टेटस में लिखा है कि वो बहुत हेल्दी है। कुछ मिनटों बाद सनवू इस केयरटेकिंग से थोड़ा थक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ड्रैगन हैचलिंग आखिर चाहता क्या है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी ह्यूमन बेबी को पाल रहा हो। फ्यूचर में वो एक बेहद पावरफुल एलाय बनेगा।
लेकिन अभी के लिए वो बस चिकन और फिश को अटेंशन में बदल रहा है। तभी पता चलता है कि उसका ध्यान पास से उड़ते कुछ बर्ड्स की आवाज़ की तरफ चला गया है। ड्रैगन हैचलिंग एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम ड्रैगन फियर है। ये लो लेवल और लो इंटेलिजेंस वाले लिविंग बीइंग्स को एक साथ स्टिफ कर देता है। एक टूटा हुआ और निराश प्रोसिक्यूटर उस कमरे में आता है जहां एंजल स्टैचू रखा है। वो जोर से चिल्लाता है कि अब वह यह सब और नहीं कर सकता। अगर यही सब होने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। तभी एक और नोटिफिकेशन सामने आता है जो प्रोसिक्यूटर को बताता है कि एंजल फैक्शन से एक अपर रैंक प्लेयर भेजा जा है। प्रोसिक्यूटर को उसके आदेशों का पालन करना होगा और सू को एलिमिनेट करना होगा। यह उसकी आखिरी वार्निंग है। अगर उसने इस आदेश को मानने से इनकार किया तो उसे जजमेंट का सामना करना पड़ेगा। ये नया आदेश सुनकर प्रोसिक्यूटर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी समय मिनोंग कमरे में घुसती है और कहती है कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। कुछ लोग उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पर आए हैं। वे फॉरेन सर्वर से हैं और देखने में शायद स्लाविक लोग लगते हैं। वे कह रहे हैं कि वे एंजल फैक्शन से हैं और 6 विंग्ड स्टैचू के मालिक हैं। साथ ही उन्होंने बॉर्डर पेट्रोल से कमांडर को बुलाने के लिए कहा है। प्रोसिक्यूटर सोचता है कि शायद ये स्लाविक लोग रशियन सर्वर से हैं। उनके टाइमिंग को देखकर लगता है कि वे काफ़ी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। मिनोंग आगे बताती है कि जब बॉर्डर पेट्रोल ने उन्हें चेक करने की कोशिश की तो उनमें से एक ने स्नो स्टॉर्म ना दिया और सिर्फ एक ही वार में सबको उड़ा दिया। 50 ट्रूप्स और पूरा गार्ड पोस्ट एक ही वार में उड़ गया। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर हैरान रह जाता है कि कोई ऐसा भी है जो एक ही वार में 50 एलिट ट्रूप्स को उड़ा सकता है। मिनोंग सुझाव देती है कि प्रोसिक्यूटर को उनसे डिप्लोमेट की तरह बात करनी चाहिए। पहले चाइना, फिर जापान और अब रशिया भी उनके सर्वर में दखल देने की कोशिश कर रहा है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि अगर हमारी लैंड यूनाइट नहीं हुई तो ये फॉरेन फोर्सेस द्वारा निगल ली जाएगी। मिनोंग प्रोसिक्यूटर से पूछती है कि उसके आदेश क्या है। प्रोसिक्यूटर उसे आदेश देता है कि वह जाकर सुनु को ढूंढे क्योंकि ये मामला उन लोगों का है जो पहले चाकू चलाते हैं। अंदर ही अंदर वह सोच रहा है कि इन रशियंस को कोरियन सर्वर की मशहूर ग्रिम रीपर साइट का स्वाद चखना चाहिए। अगले दिन सुआन टाउन में पता चलता है कि कुछ फॉरेनर्स उनसे मिलने आए हैं। उनमें एक ब्लैक मैन और 2 वाइट वुमेन हैं। वे कह रहे हैं कि वे अमेरिकन सर्वर से हैं। अमेरिकन प्लेयर बताता है कि वे अमेरिकन सर्वर नंबर 1 से हैं जो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। सुआन टाउन के प्लेयर्स थोड़े हैरान हैं क्योंकि ये अमेरिकन प्लेयर्स पैसिफिक ओशन पार करके यहाँ आए हैं जो कोई आसान फीट नहीं है। स्पीयरमैन क्यांग सू सोच रहा है कि इन अमेरिकन को तो पावर बेसिस स्थापित करने और फैसिलिटीज बनाने में व्यस्त होना चाहिए। फिर उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लेकर यहाँ आने का फैसला क्यों किया। मेल प्लेयर कहता है कि वे 3 दिन पहले पास के कोस्ट पर उतरे थे। वह आगे बताता है कि वर्ल्ड ट्री फैक्शन द्वारा निभाई गई अद्भुत भूमिका ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यहाँ उनसे मिलने और कुछ बातों पर चर्चा करने आए हैं। वह एक कार्ड पेश करता है और बताता है कि उसका नाम जॉनथन केज है, फॉरेन अफेयर्स टीम 1 नेता। वो WPU से है जो अमेरिकन सर्वर की पहली फोर्स है। स्पीयरमैन क्यांग सो अपना परिचय देता है कि वो वर्ल्ड ट्री फैक्शन के जनरल अफेयर्स टीम का नेता है। जॉनथन विनम्रता से पूछता है कि क्या वो नेक्रोमैंसर से मिल सकता है। स्पीयरमैन क्यांग सू कहता है कि अभी यह संभव नहीं है। जॉनथन पूछता है क्या वह अभी यहाँ नहीं है। स्पीयरमैन क्यांग सू बताता है कि नेक्रोमैंसर अंदर किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है और उसे फ्री होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन असलियत यह है कि सू अभी टाउन में मौजूद ही नहीं है और अगर ये लोग इन्वेड करने के इरादे से आए हैं तो वे ये मौका नहीं छोड़ेंगे। जॉनथन कहता है कि वो पास में इंतजार करेगा और हर 12 घंटे बाद उनसे कांटेक्ट करेगा। स्पीयरमैन क्यांगसू उनसे पूछता है कि उनके आने का असली उद्देश्य क्या है ताकि वो नेक्रोमैंसर को पहले से बता सके। जॉनथन कहता है कि वे वर्ल्ड रियूनियन और एक इंटरनेशनल यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं ताकि शांति स्थापित की जा सके। इन विषयों पर उन्हें कोरियन सर्वर के प्रसिद्ध हीरो से बात करनी है। जब वे चले जाते हैं तो स्पीयरमैन क्यांगसू सोचता है कि ये लोग बिल्कुल पुराने वर्ल्ड के अमेरिकन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन शांति बात करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इसी बीच सुनु लिबरेशन गिल्ड के हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहा है। मिनोंग सॉन्ग उसे बताती है कि रशिया से आए समूह ने बॉर्डर पर तैनात गार्ड्स के खिलाफ एक तरफा मैसेकर कर दिया। उसके बाद हमलावरों ने लिबरेशन गिल्ड से नेगोशिएशन की मांग की, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने इसे स्वीकार नहीं किया। मिनोंग सॉन्ग आगे बताती है कि रशियंस इसे नेगोशिएशन कह रहे थे, लेकिन असल में वे कंप्लीट सरेंडर चाहते थे। प्रोसिक्यूटर और उसके गिल्ड मेंबर्स को फ्रॉस्ट मैजिक से फ्रीज कर दिया गया और यह आखिरी मैसेज था जो उसे यहाँ आने से पहले मिला। सनवू पूछता है कि फ्रीज होने के बाद उनके जिंदा बचने की कोई संभावना है क्या। मिनोंग कहती है कि उन्हें नहीं पा और वो उम्मीद कर रही है कि यह ऐसा मैजिक हो जो सिर्फ स्टेटस अबनॉर्मैलिटी देता हो और असली डैमेज न करता हो। प्रोसिक्यूटर को फ्रीज करने के बाद उन्होंने नामसन माउंटेन में कुछ लगा दिया और उसके बाद सोल का तापमान काफ़ी गिर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार नामसन माउंटेन
अब माउंट एवरेस्ट जैसा बन गया है और वहां पहुंचना संभव नहीं है। सन वू को इस व्यक्ति की पहचान का अंदाजा है क्योंकि उसने उसे चाइनीज डिप्लोमैट की मेमोरी फ्रैगमेंट में देखा था। अचानक हनहो को ठंड महसूस होने लगती है और वह पायलट से पूछता है कि क्या उसने हीटर बंद कर दिया है। मिनोंग सॉन्ग बताती है कि नमसान के आसपास का तापमान 25 तक गिर चुका है और लगातार कम होता जा रहा है। हनु सुनु से पूछता है कि क्या उनकी डार्क फायर सिर्फ फायर स्पिरिट स्टोन के सहारे इस ठंड को सह पाएगी। सुनु को समझ नहीं आता कि हनो क्या बड़बड़ा रहा है। दरअसल हानो ने ड्रैगन हैचलिंग का नाम डार्क फायर और ब्लैक फ्लेम ड्रैगन रख दिया है। सुवू को अफसोस होता है कि उसने ड्रैगन का नाम रखने का काम हानो को क्यों दिया। तब जूयुम कहती है कि शायद इसका नाम मिर रख देना चाहिए। कुछ समय बाद वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सब कुछ जम चुका है और मिनॉन कहती है कि इस हालत से निकलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बस बैठकर देखते नहीं रह सकते। हानो कहता है कि इस हालात में शायद आइस एज वापस आ सकता है और सू उससे सहमत होता है, कहते हुए कि शायद यही उनका असली गोल है। मिनोंग सू को बताती है कि रशियंस को पता चल चुका है कि वे यहाँ हैं और वे नेगोशिएशन की मांग कर रहे हैं। मिनोंग सॉन्ग आगे कहती है कि ये रशियंस ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं क्योंकि उनका गोल सिर्फ नेगोशिएशन नहीं हो सकता। सू जवाब देता है कि फिर भी उन्हें जाना चाहिए। सू मिनोंग को आदेश देता है कि वह जाकर प्रोसिक्यूटर को चेक करे कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं, और जब वह उनकी नज़रों से दूर हो जाए तो जितनी सर्वेलेंस टीम्स भेज सकती है उतनी भेज दे। इतना कहकर सुनु नेगोशिएशन एरिया की तरफ बढ़ता है। हनहो उससे पूछता है कि क्या खुद जाना सही फैसला है, शायद उन्हें जिसुयुन को भी बुला लेना चाहिए। असल में मेओ उससे अलग नहीं होना चाहता और जियुयुन उसे संभाल कर रख सकती है। इसी बीच दूसरी तरफ लिबरेशन गिल्ड के मेंबर्स ज्यू युन से कहते हैं कि वह बच्चे को ऐसे मत पकड़े वरना वो ड्रैगन स्लेयर बन जाएगी। सन वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है और सोच रहा होता है कि अगर रशियंस को बेबी ड्रैगन के बारे में पता चल गया तो वे जरूर उसके पीछे पड़ जाएंगे। फीमेल रशियन प्लेयर उनका स्वागत करती है। उसके पीछे साइबेरिया के कुछ हंटर्स खड़े हैं। सुनु सोच रहा है कि वह बॉस कहाँ है जिसे उसने मेमोरी फ्रैगमेंट में देखा था। यहाँ एक रेड बेयर भी है जो हमेशा उसके साथ रहता था। उस रेड बेयर का फ्रेम बहुत शानदार है और सुनु उसे अपना मिनियन बनाने की इच्छा को मुश्किल से रोक रहा है। तभी वह होश में आता है जब रशियन लड़की उस पर चिल्लाती है, क्या देख रहे हो जब तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत रशियन लेडी खड़ी है। सू उससे पूछता है कि क्या वही यहाँ की इंचार्ज है। वह जवाब देती है कि नहीं। वह अपना परिचय देती है। उसका नाम ततन है। वह साइबेरियन हंटर्स की ईस्टर्न यूनियन नेता है और उनका जार शराब पीकर बेहोश हो गया। सू वो मन ही मन सोचता है कि पहले चाइना का एम्परर, फिर जापान का सोर्ड सेंट और अब जार जैसे ये सब मेडिवल फैंटेसी मूवी में रोल प्ले कर रहे हो। सन वो नेगोशिएशन की शर्तों के बारे में पूछता है। तातन उसे छेड़ते हुए कहती है कि वह सीधे काम की बात पर आना चाहता है। क्या उसे ये जानने की जिज्ञासा नहीं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने एक इम्पेशेंट कोरियन से यही उम्मीद की थी। ततन बताती है कि क्लाइंट ने 200 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की पेशकश की है ताकि सू का सिर काटा जा सके और पूरे कोरियन सर्वर को नष्ट किया जा सके। तातन सू से पूछती है कि वह कितनी कीमत दे सकता है ताकि 200 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के लायक इस लड़ाई को रोका जा सके। इतनी बड़ी रकम सुनकर सू भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उन्हें डाउन पेमेंट में कितना मिला होगा। मिनोंग उनसे पूछती है कि वे कितना चाहते हैं। तातन कहती है कि अगर वे चाहते हैं कि वे चुपचाप चले जाएं तो 300 मिलियन गोल्ड कॉइन्स चाहिए, और अगर वे चाहते हैं कि वे उस क्लाइंट को भी खत्म कर दें जिसने उन्हें टारगेट किया है तो 300 मिलियन और चाहिए। मिनोंग के चेहरे के भाव देखकर तातन समझ जाती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है और वह उसे चेतावनी देती है कि जार के जागने से पहले भाग जाओ। अचानक तातन का गुस्सा भड़क उठता है। वो स्नोस्टॉर्म छोड़ती है और चेतावनी देती है कि अगर वे अभी नहीं गए तो यहाँ और भी स्टोन स्टैचूज बनेंगे। सनवू समझ जाता है कि प्रोसिक्यूटर और उसके गिल्ड मेंबर्स को फ्रीज करने वाली यही है। सुनु उससे कहता है कि वह एक ज़्यादा सस्ता ऑफर देगा। वह एक शैतानी मुस्कान देता है और कहता है कि अगर वे जिंदा वापस जाना चाहते हैं तो 200 मिलियन गोल्ड कॉइन्स उन्हें दे दें। यह सुनकर तातन और गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि यह आदमी पागल हो गया है। सुनु उसे चेतावनी देता है कि अगर वे भागना नहीं चाहते तो वह उन्हें आइस स्टैचू बनाने की बजाय उनके शरीर से स्केलेटन बाहर खींच लेगा। स्नोस्टॉर्म और तेज होता जाता है, लेकिन सुनु के शरीर से निकलने वाली गर्मी उसके आसपास के इलाके को गर्म रखती है। असल में सुनु अपने अनुबिस फॉर्म में बदल चुका है। तातन हैरान हो जाती है क्योंकि एक नेक्रोमैंसर अपने शरीर से गर्मी नहीं निकाल सकता। सुनु को खुद भी पहले पता नहीं था कि उसका हेलफायर आर्मर ऐसा असर भी कर सकता है। साथ ही उसमें फ्लेम इम्यूनिटी भी है। दरअसल एडवांस्ड फायर स्पिरिट स्टोन उसकी शक्ति के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक स्पेशल इफेक्ट दे रहा है। इससे उसकी फ्लेम इम्यूनिटी अस्थायी रूप से 10% बढ़ गई है और फ्लेम डैमेज भी 10% बढ़ गया है। अब सुनो को स्नोस्टॉर्म की चिंता नहीं करनी पड़ती और वह अपने मिनियंस को अटैक करने का आदेश देता है। ततन अपने साथियों को बताती है कि ये नेक्रोमांसर उम्मीद से ज़्यादा ट्रिकी निकला और उन्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
उसके फेलो हंटर्स आत्मविश्वास से कहते हैं कि जार के जागने से पहले ही वे इसे खत्म कर दें। हनो सुनु से कहता है कि ये दुश्मन काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। सो उससे पूछता है कि उन्होंने आखिरी बार कमज़ोर दुश्मनों का सामना कब किया था। तदन ऑर्क मिनियंस पर आइस फियर बुलेट से हमला करती है। जिन मिनियंस को ये लगती है वे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर एक भारी हमला उन इमोबिलाइज्ड मिनियंस को टुकड़ों में तोड़ देता है। पता चलता है कि यह हमला एक बूढ़े हंटर ने किया था। सुनु सोचता है कि इस बार उसके दुश्मन बेहद ठंडी मैजिक और लॉन्ग रेंज अटैक्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाइड एरिया मैजिक से बिल्कुल अलग लेवल है। स्केलेटन्स दोबारा रेसरेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी बोन्स जम चुकी हैं और हंटर्स सीधे उसे असैसिनेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये ताकत की लड़ाई है, वे उसकी पूरी शक्ति वापस आने से पहले उसे रोक कर रखना चाहते हैं। लेकिन बोन्स ही एकमात्र चीज़ नहीं है जिन्हें वह कंट्रोल कर सकता है। ये कहते हुए सन वू बॉन्ग्स हैंड फैन का इस्तेमाल करता है और गोस्ट को समन करता है। अब सन वू GH गोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। उसकी डेथ एट्रीब्यूट के साथ एफिनिटी अभी मैक्सिमम है। उस पर फिजिकल अटैक्स का असर नहीं होगा। अब वो हर रैंक के वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके टारगेट को क्योस कर्स मिलेगा और अब वो उन टारगेट्स पर स्पिरिट पोजेशन कर सकता है जिनका रैंक एक निश्चित सीमा से नीचे हो। सुनु बोन स्पीयर्स बनाना शुरू करता है। हंटर्स शील्ड्स लेकर उन्हें रोकने आगे आते हैं, लेकिन ये बोन स्पीयर्स इतने साधारण नहीं है। वे लगातार अपनी ट्रैजेक्टरी बदल रहे हैं। एक हंटर अपने साथी पर चिल्ला रहा होता है कि वह इतना स्लो क्यों है। तभी एक उड़ता हुआ स्पीयर उसकी गर्दन को भेद देता है। पता चलता है कि गोस्ट्स इन स्पीयर्स को पकड़कर उनकी ट्रैजेक्टरी बदल रहे थे। वे ऊपर देखते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि वे बस बैठकर देखते नहीं रह सकते। तो पता चलता है कि वीवर्न्स उनके ऊपर कुछ गिरा रहे हैं। ततन अपनी स्किल आइस अम्ब्रेला का इस्तेमाल करती है ताकि आसमान से गिरती चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन कुछ चीज़ें बच निकलती हैं और वे ज़ॉम्बीज़ निकलती हैं। विक्टर और उसके प्रीस्ट्स ऑफ डेथ ही इस स्काई रेड को चला रहे हैं। दरअसल सुनो ने पहले ही उसे आदेश दिया था कि कोरियन सर्वर में पड़े सभी मॉन्स्टर कॉप्सेस को ज़ॉम्बीज़ में बदल दे और वह अपना काम पूरा करके अभी अभी लौटा है। हंटर्स ने आउटस्कर्ट्स में स्काउट्स तैनात किए थे ताकि कोई रीइंफोर्समेंट आए तो पता चल सके, लेकिन अब स्काउट्स जवाब ही नहीं दे रहे। दूसरी तरफ कोई अभी अभी एक ह्यूमन प्लेयर को मार देता है। दरअसल जियो युन ने लिबरेशन गिल्ड की मदद से आखिरी स्काउट को खत्म कर दिया। तातन अपने हंटर्स को मोटिवेट करती है और कहती है कि ये ज़ॉम्बीज कोई बड़ा खतरा नहीं है, वे इन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। सुनु सोचता है कि उनका अब भी जीतने का भरोसा उसे चढ़ा रहा है, इसलिए वह अपना नया किंग मॉन्स्टर समन करता है। बोन सैलमेंडर पूरी ताकत से सीधे तातन पर हमला करता है। तातन अब भी कॉन्फिडेंट है कि वह इस मॉन्स्टर को फ्रीज कर सकती है, भले ही वह लावा की तरह जल रहा हो। सुनु सोचता है कि फायर सैलमेंडर की फ्लेम्स मिनियन बनने के बाद थोड़ी कमजोर हो गई हैं, लेकिन एक मेज को रोकने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। अब सिर्फ वह बड़ा रेड बेयर बचा है। लेकिन पता चलता है कि डेथ नाइट और सनवू के दूसरे बॉस मिनियंस पहले ही उसे खत्म कर चुके हैं। सुनु को एंशिएंट ड्रूइड BLK को मारने के बदले 45 लाख गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। ये बीस्ट लेवल 11 का एंशिएंट जाइंट बेयर था। सुनु काफ़ी खुश है क्योंकि उसे एक नया परफेक्ट मिनियन मिल गया। हंटर्स आखिरी कोशिश में लिबरेशन गिल्ड के मेंबर्स को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानो की थ्रोइंग नाइव्स उन्हें खत्म कर देती हैं। हर किल के साथ हानो अपनी असुरा फॉर्म बनाए रख सकता है और वह एक एक करके हंटर्स को खत्म करता जाता है। तातन थक चुकी लगती है। वो जार पर चिल्लाती है और कहती है कि यह उसकी लापरवाह डिसीजन की वजह से हुआ। उसने पहले ही कहा था कि उन्हें अटैक करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि उनका टारगेट एक मशहूर आदमी है। सनवू अपनी साइड से तातन की आइस शील्ड पर वार करता है। शील्ड अब और डैमेज नहीं झेल पाती और टूट जाती है। टूटे हुए शील्ड के बीच से तातन को अपने चेहरे की ओर आता हुआ पंच दिखता है। सन वू पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। वो उसे एक ही बार में मारना चाहता था, लेकिन वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त निकली। ततन अपने साथी हंटर से कहती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, उसे जार को जगाना होगा। हंटर जानता है कि अभी जार को जगाने पर वो पागल हो जाएगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन हंटर कुछ कर पाता उससे पहले ही जार अपने एंशिएंट बेयर्स के साथ खुद ही मैदान में आ जाता है। तातन बाकी हंटर्स को पीछे हटने का आदेश देती है क्योंकि जार बैटलफील्ड में आ चुका है। जार पूछता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। उसने पहले ये कहा था कि उसे सनसेट से पहले मत जगाना। ततन कहती है कि वे मरने के करीब हैं और इस बास्टर्ड ने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। जार उसके चेहरे को देखकर कहता है कि ये पहले से ज्यादा कुचला हुआ लग रहा है। जार अब सू के सामने आकर खड़ा होता है। वो पूछता है क्या यही वह डॉग ऑफ डेथ है जिसके बारे में चाइनीज बात कर रहे थे। ये डॉग काफी कूल दिखता है, इसलिए वह इसे मारकर अपने कमरे के सामने टांग देगा। सू कहता है कि वह भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन जार अभी थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए वह पूछता है कि क्या जार और बड़ा हो सकता है या किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोले, जियो युन जल्दी जल्दी सुनो के पास आती है। वो बताती है कि मीरो गायब हो गया।
लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मीरो सू की शैडो से बाहर आ जाता है। वह सुनो की शैडो मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। जार पूछता है कि सू के इस पेट का क्या मामला है। इसका साइज तो बिल्कुल सही है, इसे कुचलकर मारने के लिए मेयो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, एक बूढ़े आदमी की बेकार बकवास सुनकर, जिसका समय इस धरती पर खत्म होने वाला है। मेयो ड्रैगन फियर स्किल का इस्तेमाल करता है। एंशिएंट बेयर्स पर यह स्किल उन जीवित प्राणियों को स्टिफ कर देती है जिनका लेवल और इंटेलिजेंस कम होता है। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि टारगेट्स का लेवल और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ड्रैगन फियर सिर्फ आंशिक रूप से लागू होगा। उनके शरीर के सभी फंक्शन 60% तक स्टिफ हो गए हैं। एंशिएंट बेयर्स अब कमजोर लग रहे हैं। जार उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने चुपके से उसकी वोडका पी ली है। हानो कहता है कि ये टेडी बेयर्स बस साइज में बड़े हैं, लेकिन मेयो के सामने कुछ भी नहीं। जार खुद भी अपने बेयर्स की हालत देखकर कंफ्यूज्ड है। अचानक जार का चेहरा चमक उठता है। वह आदेश देता है कि एंशिएंट बेयर्स अभी जाकर उस छोटे से क्रीचर को कुचल दें। उसी समय मेयो एक और स्किल एक्टिवेट करना शुरू करता है। एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जायंट स्पिरिट रीजनरेशन इस इलाके में शुरू हो रही है। सुनो हैरान हो जाता है क्योंकि मीरो ने इतनी जल्दी जायंट स्पिरिट रीजनरेशन सीख ली, लेकिन मियो के पास समन करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ ही सेकंड में अबिस से चिकन मिनियंस निकल आते हैं। जार हैरान होकर पूछता है कि यह छोटा सा बास्टर्ड क्या कर रहा है। सुनो कहता है कि उसे भी नहीं पता। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग ने उससे इनहेरिटेड स्किल को इस्तेमाल करके एक नई स्किल बना ली है। सभी चिकन मिनियंस अब फायर टाइप बन जाते हैं। ये एक्सपर्ट रैंक स्किल है, इसका नाम है फ्लेम डेथ। एक फ्लेम के लिए 5 माना खर्च होते हैं। यूजर अपने कमांड में मौजूद अनडेड को डेथ फ्लेम दे सकता है। यह फ्लेम आसानी से बुझती नहीं और जो भी टारगेट इसके संपर्क में आता है उसे फ्लेम डैमेज मिलता है। विक्टर लिच सुनु से इस स्किल के बारे में पूछता है। सुनु कहता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेयो विक्टर लिच के सिर को काटने लगता है और तभी उन्हें एक हिडन सिनर्जी इफेक्ट मिलता है। ये हिडन टाइप क्लास सिनर्जी है जिसका नाम है डेथ्स हार्मनी। इसके लिए लिच लेवल डेथ मैजिक के 3 या उससे ज़्यादा यूजर्स चाहिए। ये किसी रैंडम अल्टीमेट स्किल को अल्टीमेट लेवल तक अपग्रेड कर देता है। सनू की बोन वेपन प्रोडक्शन स्किल जो एक्सपर्ट लेवल पर थी, अब इस सिनर्जी की वजह से अल्टीमेट रैंक तक बढ़ गई है। जार अब बेचैन हो रहा है। उसे लग रहा है कि ये लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जार एक स्किल एक्टिवेट करता है। उसके पीछे एक विशाल एंसेस्ट्रल स्पेक्ट्रल फायर बेयर प्रकट हो जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से अपने पंजे पटकता है और इससे एक विशाल फायर बॉम्ब बनता है जिसका नाम है जार बॉम्बा। जार बॉम्बा एक थर्मोन्यूक्लियर एरियल बॉम्ब था और यह 30 अक्टूबर 1961 को बनाया और टेस्ट किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन था।